हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, काउंट सबसेट्स विद गिवन सम। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हमको एक सेट गिवन है। इस सेट में कुछ नंबर्स गिवन है हमें, और इन नंबर्स का सम 8 के इक्वल आना चाहिए। हमें इस सेट से एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसमें जिसके सारे एलिमेंट्स का सम 8 की इक्वल आ जाए। ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 3 सेट्स बनाए हैं जो कि इसी इसी के ही सबसेट हैं। तो 1, 2 और 3। जब मेरे को पहला सेट मिलेगा तब मैं काउंट की वैल्यू को 0 से 1 कर दूंगा। जब मेरे को दूसरा सेट मिलेगा तब मैं काउंट की वैल्यू को 1 से 2 कर दूंगा। जब मेरे को तीसरा सेट मिलेगा तब मैं काउंट की वैल्यू को 2 से 3 कर दूंगा, और फिर मैं बता दूंगा कि मेरा आंसर है 3। समझ गए? एक एग्जाम्पल। तो ये है मेरा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास में जो सम है वो 11 की इक्वल होना चाहिए। पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेट का ऐसा कोई भी सबसेट पॉसिबल नहीं है जिसका सम 0 की इक्वल आ जाए, 11 की इक्वल आ जाए। इसलिए मैंने आंसर प्रिंट किया है 0। अब एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। आपको एक सेट गिवन है 1, 2, 3, और इसमें एक आपको सबसेट बताना है जिसका सम 0 की इक्वल आए। क्या आप कोई ऐसा सबसेट बता सकते हो जिसके सारे एलिमेंट्स का सम 0 की इक्वल आए, जो कि इस सबसेट में ही, इसी सबसेट के नंबर्स को आपको यूज़ करना है? तो हाँ, बिल्कुल, ये एक एम्प्टी सेट है और इसका जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का सम मेरा 0 की इक्वल आता है। तो इसलिए मेरा आंसर है 1। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले कि हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें, मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस सब एरेज और सब सेट्स के बीच में बता देना चाहता हूँ। सब एरेज आपके कंटीजियस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब अगर आपके पास में सेट गिवन है 1, 2, 3, तो इसमें पहले आप 1 को लेंगे, फिर आप 1, 2 को लेंगे, फिर आप 1, 3 को लेंगे। अगली बार में आप 2 को लेंगे, 2, 3 को लेंगे। अगली बार में आप 3 को लेंगे। तो इससे आपके सारे के सारे सब एरेज आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है, या फिर मैं कहूँ सब एरे नहीं है जो कंटीजियस ना हो। जैसे कि कोई भी सेट के अंदर 1 और 3 एक साथ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 आता है, और 2 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब एरे नहीं है। अब इसलिए मैंने इसको अलग से जोड़ दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सब सेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है सब एरे। सब एरे में क्योंकि हर चीज़ कंटिन्यूअस होती है, और सब सेट के अंदर ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ कंटिन्यूअस हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर मैं इसका सब एरे निकालूं तो फिर किसी भी इसके सब एरे में 1, 2 और 4, 5 नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन पर ये एक सबसेट है। 1, 2, 4, 5 इस पूरे सेट का सबसेट है, लेकिन पर ये सब एरे नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सब एरे और सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सेट है 1, 2 और 5, और गिवन सम है मेरे पास में 5। यहाँ पर मेरे पास में n की वैल्यू 5 है। अब आप लोगों को जैसा कि याद होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था इस तरीके से, ये ट्री बना करके। इसमें मैं हर बार 5 में से, या फिर मैं कहूँ n की वैल्यू में से, a को रिड्यूस करते जा रहा था, b को रिड्यूस कर रहा था, c को रिड्यूस कर रहा था, और जो मेरी न्यू वैल्यू आ रही थी उसको मैं n बना दे रहा था। इस क्वेश्चन को अगर मैं उस तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करूँ तो मेरे को पता चलेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को, जो भी मेरे पास में एलिमेंट्स गिवन है 1, 2 और 5, इनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास में गिवन है। 1 को सिर्फ मैं 1 ही बार यूज़ कर सकता हूँ, 2 को सिर्फ मैं 1 ही बार यूज़ कर सकता हूँ, और 5 को भी बस मैं 1 ही बार यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर मैंने एक ही बार में 1 को यूज़ किया है, एक और 1 को यूज़ किया है, एक और 1 को यूज़ किया है, एक और 1 को यूज़ किया है, और एक और 1 को यूज़ किया है। यानी कि फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन नहीं थी, फ्रीक्वेंसी मैं जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी रख सकता था। बट इस क्वेश्चन में आपको जो भी एलिमेंट्स गिवन है उन सबको आप बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक बार वन को यूज़ कर लिया है तो ये वाला वन इनवैलिड हो गया है, नीचे वाली ब्रांचेस को आप कंसिडर नहीं करोगे। अब वन के बाद में आपके पास में अलग एलिमेंट है 2 और 5। अब यहाँ पर 2 आ गया तो इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, तो ये सॉल्व हुआ नहीं। सॉरी, इसके नीचे 2 है और 1 आ गया, 2 आ गया और 2 के बाद में तो सिर्फ 5 ही बचता है। 1 वापस से आ नहीं सकता क्योंकि 1 पहले ही आ चुका है, 2 वापस से आ नहीं सकता क्योंकि 2 पहले ही आ चुका है। तो बस एक यही मेरे पास में पॉसिबल ब्रांच बचती है, ये वाली। बट इसका सम नेगेटिव है, यहाँ पे मेरे को टोटल नेगेटिव मिल रहा है, तो फिर ये वाली ब्रांच होगी मेरे पास में इनवैलिड ब्रांच। ठीक है, दूसरी ब्रांच मेरे पास में आ रही है ये वाली। अगर आप इसके सारे इसके एलिमेंट्स का सम जोड़ के देखें, यानी कि 1 का, फिर 1 के बाद में 5 का, तो 1 + 5 जो होगा वो मेरा 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास में फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी मेरे पास में रॉन्ग आंसर हो गया, अभी तक मेरे को कोई भी करेक्ट आंसर मिला नहीं है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे 2 के बाद में मेरे पास में अब वापस से 2 तो आ नहीं सकता, या तो 1 में आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, अब मैं ये वाले रास्ते से आ करके देखता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। वापस से 1 आएगा नहीं, 1 आ चुका है। वापस से 2 आएगा नहीं, 2 भी आ चुका है। 5 आ सकता है, तो यहाँ पर भी मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत। और उसके बाद में मेरे पास में तीसरा रास्ता और जो आखिरी रास्ता बचता है वो यहाँ से है। तो 5, यहाँ से 5 को किया तो मेरे को सीधा 0 मिल गया। तो इसके मेरे सबसेट्स आ गए सिर्फ 1, ओनली 1। ठीक है, बट आपको ये बात एक अजीब नहीं लग रही कि कभी आपके यहाँ पर ज़्यादा है, कभी आपके यहाँ पर कम है? आई मीन यहाँ पर अगर आप देखो तो इस ब्रांच में अगर आप देखो तो फिर 1, 2 और 3 तीनों चीज़ों को बुला रहे हैं। इस वाली ब्रांच में अगर आप देखो तो सिर्फ 2 ही चीज़ों को बुलाया जा रहा है। इस ब्रांच में अगर आप देखो तो सिर्फ 2 ही चीज़ों को बुलाया जा रहा है। इस ब्रांच में अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही चीज़ को बुलाया जा रहा है। इस ब्रांच में सिर्फ एक ही चीज़ को बुलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ऐसा कोई पैटर्न वैटर्न आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस वाले तरीके को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको कोई प्रॉपर पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि कब हमको क्या यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक सही अप्रोच बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन एलिमेंट इज 1। हर एलिमेंट को सिर्फ आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी 1 हो तब उन क्वेश्चंस को मैं अभी आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, उसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। जब आपको फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा गिवन हो, जब आपके ऊपर छोड़ दिया हो कि जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी उतनी मर्जी कर दो, बस हमको आंसर से मतलब है, उस केस में आप पहले वाले की तरह करोगे। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1, उस केस में जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ हमेशा वही तरीका लगने वाला है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसका एक और ट्री बना दिया है। इस ट्री को अगर आप देखो तो थोड़ा सा अलग है। इसमें हर बार मेरे को दो अलग अलग सेट्स में टूट रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। फिर इसने, ये ब्लू वाले ने वापस से 2 बनाए, 2 ने वापस से 2 बनाए, 1 ने वापस से 2 बनाए, 1, 2 ने भी वापस से 2 बनाए। ठीक है, तो आपके पास में कुछ एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ जो है, हर फंक्शन 2 फंक्शंस को बुला रहा है। एवरी फंक्शन, यानी कि जैसे ये वाला फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, ये देखो ये एक फंक्शन है, इसने 2 फंक्शंस को बुलाया है। एक तो फंक्शन है कि ये सेम खुद वैसा ही, और दूसरा फंक्शन जो है उसमें ये f को तो बुला रहा है, मतलब एम्प्टी सेट को तो बुला रहा है, लेकिन पर कुछ ऐड करके बुला रहा है, कुछ ऐड करके। कौन सी चीज़ को यहाँ पर वो ऐड करना चाहता है,
इसको हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वो क्या ऐड करना चाहता है। इस स्टेप में वो 2 को ऐड करना चाहता है और इस स्टेप में वो 3 को ऐड करना चाहता है। मैंने कलर भी उसी के अकॉर्डिंग रख दिया है कि यहाँ पर सारे ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन से लिख दिया है एडिंग 3। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सारी चीज़ें वाइट है, तो इस स्टेप में ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 1 से 2 हो रहा है, तो इस स्टेप में एडिंग 2 हो रहा है, 2 को ऐड किया जा रहा है। और ये जो आपको पिंक वाला दिख रहा है उसमें मैंने पिंक से 1 लिखा है कि हम 1 को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग हर स्टेप में एक नया सेट तो बना ही रहे हैं, बट प्रीवियस सेट को हम लोग गायब नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको प्रीवियस सेट भी चाहिए, हमको टोटल सेट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में जो सेट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल पॉसिबल सेट्स हैं 1 2 3 के। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सारे के सारे सेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा देयर आर 2n सबसेट्स। यहां पर क्योंकि हमारे पास में बस 3 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास में 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स आ गए। हम लोग फाइनल स्टेप में यानी कि जब हमारे पास में इंडेक्स 3 हो जाएगा तो उस स्टेप में हम लोग सारे के सारे सबसेट्स को एक बार देख लेंगे कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में ये वाला सेट आने वाला है, फिर हमको ये वाला सेट आने वाला है, फिर हमको 2 मिलने वाला है, फिर 2,5 मिलने वाला है, फिर 1 मिलने वाला है, फिर 1,5 मिलने वाला है, फिर 1,2 मिलने वाला है, फिर 1,2,5 मिलने वाला है। हम लोग बारी बारी से इसके सम्स को इस सेट में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट के सम कितना बन रहा है उसको बार बार कंपेयर करेंगे, और अगर वो हमारा रिक्वायर्ड सम की इक्वल बन रहा है, अगर वो हमारा गिवन सम की इक्वल बन रहा है, तो उस केस में हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे, और अगर वो नहीं बन रहा है तो उस केस में हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। मैं भी आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास में मान लीजिए आपके पास में ये सेट है 1,2,5 1,2,5। अब आप चाहते हो कि आपका जो गिवन सम हो वो 3 की इक्वल होए, तो उस केस में आप पहले आप क्या करेंगे, आप हर स्टेप में जो भी एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं ना, जैसे इस स्टेप में आपने 1 को इंसर्ट किया है तो आप इस सेट के साथ में इसका सम भी भेज देंगे कि इसका सम कितना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर सम इज इक्वल्स टू 0। इस सेट में इस वाली सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है। तो अब मैं 2 को ऐड कर दूंगा, सम इज इक्वल्स टू 0, सम इज इक्वल्स टू 2, सम इज इक्वल्स टू 3, सम इज इक्वल्स टू 1 एंड सम इज इक्वल्स टू 3। मैं हर बार पुराना सेट में तो कुछ नहीं कर रहा, पर नए वाले सेट में वाली चीज़ जोड़ दे रहा हूँ। पुराने सेट में कुछ नहीं कर रहा, पर नए वाले सेट का सम अपडेट कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में वापस से मेरे पास में जो एम्प्टी सेट था यहाँ पर, वो पुराने वाले सेट में टूटा, तो इसमें तो मैंने सम जैसा था पुराना वाला ही रहने दिया। लेकिन पर नए वाले सेट में जो भी मेरा न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा था, जैसे कि इस वाले स्टेप में मेरे पास में 5 ऐड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर 5 को ऐड कर दिया, सम को 5 से इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ वाले स्टेप में मेरे पास में 2 ऑलरेडी चल रहा था सम, और यहाँ पर तो मैंने 2 ही लिखा, बट ये नए वाले सेट में मैंने सम को 2 + 5 यानी कि 7 कर दिया। आप यहाँ पर आ जाओ, अब इस वाले सेट में सम इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, 1 ही रहने देंगे, लेकिन पर न्यू वाले सेट में हम लोग सम को अपडेट कर देंगे, 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर आप 1,2 पे आ जाओ, पुराने वाले सेट का तो सम हम लोग सेम ही रहने देंगे जो कि चल रहा था 3, और न्यू वाले सेट में हम लोग सम को इंक्रीज कर देंगे 5 से, तो हमारा सम हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। अब इनमें से देखिए कौन सा सेट का सम
आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सम आ रहा है 5 की इक्वल। यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी 5 की इक्वल सम नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास में गिवन सम 5 था, गिवन सम अगर आपके पास में 5 था, तो मैं बोलूँगा सिर्फ एक ही सेट मेरा जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, जो कि ये वाला है। अगर मेरे पास में गिवन सम लेट से 3 होता, तो इनमें से आप देखो किसका सम जो है वो 3 की इक्वल आ रहा है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 7 भी नहीं, 1 भी नहीं, 6 भी 3 की इक्वल नहीं होता। सम इज इक्वल्स टू 3, ये वाला पकड़ा गया भाई। ये वाले की वजह से जो हमारा काउंटर होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं ये बोल दूँ कि इसकी वैल्यू मैं 1 कह दे रहा हूँ, और बाद में मैं इन सब को जोड़ दूंगा। इसकी वैल्यू मैं बोल दूंगा 0, क्योंकि इसका सम उसके बराबर 3 के बराबर नहीं है। तो जिसका भी बराबर ना हो उसकी वैल्यू को कर दो 0। 5 का नहीं है, इसकी वैल्यू को आप कर दो 0। इसका नहीं है, इसका सम 0 है, तो आप इसको कर दो 0। 5 नहीं है तो 5 को आप कर दो 0, इसको रिटर्न कर दो 0। ठीक है, फिर 5 को आप रिटर्न कर दो 0, इसको आप रिटर्न कर दो 0। इस वाले सेट का सम 3 की इक्वल नहीं है, इसको भी रिटर्न कर दो 0। इसका सम इक्वल है क्या? इसका भी नहीं है, इसको भी रिटर्न कर दो 0। इसका है क्या? इसका भी नहीं है, इसको भी रिटर्न कर दो 0। इसका है क्या 3 की इक्वल सम? हाँ है, तो इसलिए मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ। 1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास में एक सेट मिला है, इसका सम कितना है? 3 की इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसको भी कर दे रहा हूँ 0। अब मैं इन सबको ऐड कर दे रहा हूँ, ये सारे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, ये मेरे को मिल जाएगा आंसर 1। इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा 1। तो मैं बता दूंगा कि मेरा जो, और यही वाली चीज़ को मैं ऐड करके जो मेरे को 1 मिलेगा उसी चीज़ को मैं रिटर्न कर दूंगा, और यही मेरे पास में उस फंक्शन का आंसर हो जाएगा 1। 1 मेरे पास में करेक्ट आंसर है। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार मैंने अपना सेट चूज़ किया है 1, 2, 3, और इस बार मैंने अपने सम को चूज़ किया है सम इज इक्वल्स टू 3। मुझे टोटल सेट्स का काउंट बताना है जिसका सम 3 के इक्वल हो। एक तो मेरे को 1, 2 पता है, एक मेरे को 3 पता है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो मेरे पास में टोटल कितना आंसर आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 शुड बी माई आउटपुट। अब हम लोग इस ट्री की मदद से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोगों ने ली हुई है, हम लोग उसमें बारी बारी करके एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे। 1, 2, 3। सबसे पहले हम लोग 1 को इंसर्ट कर देंगे। पुरानी वाली स्ट्रिंग को आपको ध्यान रखना है, आप वैसे ही रखें, बट न्यू वाली में आप लोग फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि 0th इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड कर दें। फिर अगली वाली बार में जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो उसमें आप लोग फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को यानी कि 2 को ऐड करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पुराना सेट वैसा का वैसा ही रहे, ये 1 और ये एम्प्टी वाला ये वैसा का वैसा ही रहे, बट एक और ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास में ये न्यू वाला हो गया, NEW न्यू। यहाँ पर भी ये NEW न्यू, यहाँ पर 1 और 2 हो गया, ये ओल्ड वाला। अब हम लोग एक और देखते हैं। पुराने वाले को आपको ध्यान रखना है वैसे ही रहे, इसको भी अपने ध्यान रखना है वैसे ही रहे, और इसको भी अपने ध्यान रखना है वैसे ही रहे। न्यू वाले को आपको अलग से लिख लेना है, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। न्यू वाले में आपने थर्ड एलिमेंट यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 वाली चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 3। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 2 और 3। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको मिल गया 1 और 3। तो आप समझ गए होंगे कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। आपको ओल्ड वाले को वैसे ही रहने देना है और न्यू को एक अलग से बना देना है, क्योंकि अगर मैं ओल्ड को ही अपडेट कर दूंगा तो मेरे पास में सबसेट्स कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर इसको हटा देता तो मेरे पास में ये बचता, फिर उसके बाद में मैं 1 को हटा देता तो मेरे पास में ये रहता, और उसके बाद में 1, 2 में
मैं इसको हटा देता तो मेरे पास में इसको हटा देता तो मेरे पास में 1 2 3 आ जाता। तो मेरे पास में ये सारे जो सबसेट्स हैं ना, ये सब का लॉस हो जाता। ठीक है, इतने सारे सबसेट्स का हमारे पास में लॉस हो जाता। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम लोग पुराने सबसेट्स को अपने पास ही रखें और साथ में एक नया फंक्शन बुला लें जो कि नए वाले सबसेट्स को जोड़ दे। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि भले ही वो सबसेट पुराने वाला ही हो, लेकिन पर इस फंक्शन जो ये वाला फंक्शन बुलाएगा, इसकी आप इंडेक्स वैल्यू को अपडेट कर दोगे। जैसे कि इस पूरी सेट में यहाँ पर जितने भी सेट है 1, ये एम्प्टी और ये 1, इन दोनों का इंडेक्स है मेरे पास में चल रहा है 1। यहाँ पर जो सबसेट्स है ना, एम्प्टी 2 1 और 1 2, इन सब का इंडेक्स चल रहा है मेरे पास में 2 और इन सब का इंडेक्स चल रहा है मेरे पास में 3। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो पुराने वाला ही चल रहा है, ये तो पुराने वाला सेट ही चल रहा है ना, तो इसका इंडेक्स मैं अपडेट क्यों करूँ। इसका भी आपको इंडेक्स अपडेट करते रहना है ताकि हर लेवल में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सब का आपके पास में इंडेक्स इक्वल रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि लास्ट केस जो कि बेस केस होता है, बेस केस को आप इंडेक्स की मदद से निकाल पाओगे। ठीक है, जब आपके पास में इंडेक्स वैल्यू किसी वैल्यू के ऊपर हो जाएगी तो आप उस टाइम बोल दो कि अब इस वाले फंक्शन का टाइम हो गया ख़त्म होने का, यानी कि कुछ रिटर्न करने का। अब ये वाला फंक्शन और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंडेक्स वैल्यू को हर स्टेप में इंक्रीज़ किया है, भले ही वो सेम ही क्यों ना हो। समझ गए। जैसे यहाँ वाले केस में अगर आप देख लो n=3, मेरे पास में टोटल सेट में एलिमेंट्स कितने थे, मेरे पास टोटल सेट्स में एलिमेंट थे 3, 1 2 और 3। n की वैल्यू हो गई मेरे पास में 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको या तो मैं इसको 0 से लेकर के 2 तक चला सकता हूँ, या तो मैं इसको 1 से लेकर के 3 तक चला सकता हूँ, या तो मैं इसे 2 से लेकर के 2 3 यहाँ पे 4 तक चला सकता हूँ, 3 से लेकर के 5 तक चला सकता हूँ, और 4 से लेकर के आप लोग अब समझ ही गए होगे पैटर्न। तो मैं इसको चला रहा हूँ 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, इन केसेस में जब मेरे पास में इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, इन केसेस में मैं बुलाऊंगा फंक्शंस को जो कि नीचे आएंगे, और जो वैल्यू इनके अलावा है, यहाँ पर टोटल 3 थी ना, 3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से लेकर के 3 रखे हैं। ठीक है, 0 1 और 2, ये टोटल 3 एलिमेंट्स है ना। और जो ये 4th एलिमेंट होगा, यानी कि n+1th एलिमेंट होगा ना मेरा, n+1th एलिमेंट, n+1th इंडेक्स में बोलूँ, मेरा बनाया हुआ इंडेक्स, तो वो जैसे 3 हो गया है इस वाले केस में, तो मैं बोलूँगा कि थर्ड वाले में जब मेरे n की वैल्यू 3 की इक्वल आ जाए तो आप बेस केस को ट्रू कर देना। इसको हम लोग वीडियो में एक और जगह पर और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आपको क्लैरिटी हो ही जाएगी। तो इस वाले पार्ट से मैं ये समझाना चाहता था कि ये ट्री काम कैसे कर रहा है। इस ट्री की मदद से ही मैं अब इसका कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, रिकर्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि रिकर्शन, लोग कहते हैं कि रिकर्शन इज जस्ट अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये तो डेफिनेशन हो गई, जो बच्चा ये डेफिनेशन बोलता है उसको ये वाली वीडियो को छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, जो ये मानता है कि बस सिर्फ यही डेफिनेशन करेक्ट है, इसकी जो सही डेफिनेशन होनी चाहिए वो पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें रिकर्शन अच्छे से समझ में आएगा। इसकी सही डेफिनेशन ये है कि आप छोटी प्रॉब्लम्स का एनालाइज करो, फिर उसका कोड लिख दो। वही वाली छोटी प्रॉब्लम्स जो होगी, वही जो पीस ऑफ कोड आप लिखोगे वो बड़ी प्रॉब्लम्स में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा रिकर्शन में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3। इसमें मैं 1 से लेकर के कोई 100 तक का नंबर नहीं ले रहा, यहाँ पर सम को मैं फिर 30 टाइप नहीं ले रहा,
उससे तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ, और छोटी सी चीज़ का कोड लिखने के बाद में वो बड़ी चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट हो जा रही है। इसे कहते हैं रिकर्शन। बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ करके सॉल्व करना। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले इस कोड को हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन से स्टेप में मैं क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं सम की वैल्यू मेरे सबसे पहले मेरे को एक एरे गिवन होगा जिसमें हमारे पास में कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। उस एरे का हमको साइज़ गिवन होगा n, यानी कि साइज़ गिवन होगा जो कि 3 है। उस एरे में हमको जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, गिवन सम होगा ये, जो भी हमको क्वेश्चन में बोलेगा 5 या फिर 3 या फिर जितना भी मर्जी क्वेश्चन वाला हमसे डिमांड करे। ये वेरिएबल मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, इंडेक्स वेरिएबल। ये बताएगा कि मेरे को कब कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए, मैं कौन सा पैरामीटर क्या ले रहा हूँ और किस पैरामीटर का मतलब क्या है। ये इंडेक्स वाली चीज़ अभी आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में 1,2,3 गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं 1 बना दे रहा हूँ, ठीक है, 1 बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सम को रिड्यूस करके, जैसे कि मान लो मेरे पास में 1,2,3 था सेट, और सम था मेरे पास में 2 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सम को रिड्यूस करके कर दूंगा, यहाँ वाले स्टेप में सम को रिड्यूस करके कर दूंगा 3 - 1 यानी कि 2। फिर अगले वाले स्टेप में मैं यहाँ पर जब 2 ऐड करूँगा तो ये पूरा सेट हो जाएगा 1,2। और क्योंकि मैं यहाँ पर 2 ऐड कर रहा हूँ तो फिर मैं सम को 2 माइनस और यहाँ पर 2 कर दूंगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा 0, ठीक है। ये सम मेरे को मिल जाएगा 0। यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 ऐड करूँगा, ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैं फिर 3 ऐड करूँगा, 3। और अब मैं यहाँ पर सम इक्वल टू 3, सम इज इक्वल्स टू 3, सम इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 3, बट सम इज इक्वल्स टू 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मेरे पास में सम 0 है, यहाँ पर मेरे पास में सम 0 है, दो जगहों पे मेरे पास में सम 0 आ रहा है। तो इन जगहों पर जहाँ पर मेरे पास में सम 0 आ रहा है ना, ये मेरी पकड़ लेंगे बेस केस। कौन से वाले? ये वाला बेस केस मेरा पकड़ लेगा और 1 रिटर्न कर देगा। ये बोल देगा 1 ले लो। ये वाला बोल देगा आपका सम जो है वो 0 के इक्वल आ गया ना, हम बोलेंगे हाँ, बोलेगा ले लो, फिर 1 ले लो। यहाँ पर ये जब मैं इसको सॉल्व कर भी लूँगा तो भी मेरे को सही आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि 0 सम नहीं मिलेगा। 0 सम अगर मेरे को नहीं मिल रहा है तो मतलब वो मेरे पास में वैलिड सेट है ही नहीं, तो मैं उस केस में 0 रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैंने लिखा हुआ है कि सम अगर नेगेटिव है तो मैं आपको रिटर्न कर दे रहा हूँ 0 की, मतलब अब तो एक्सीड होने लग गया ना। अगर मैं 1,3 का सेट बनाऊँ और मेरे को मतलब 1,3 का सेट पता है, इसका सम जो है मेरा ऑलरेडी जो सम था मेरे पास में गिवन वो 3 था। 3 में से मैंने फिर 1 माइनस कर दिया, 1 में से मैंने फिर एक और 3 माइनस कर दिया, तो मेरे पास में आंसर तो पहले ही -4 आ चुका है, ठीक है। आंसर मेरे पास में पहले ही -4 आ चुका है। अब मैं इसमें से दोबारा से 2 को रिड्यूस कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं वापस से 2 को रिड्यूस कर दे रहा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव आंसर थोड़ी मिल जाएगा। -2 जो है, -1 जो है, -1, ये -1 में से अगर मैं 2 को रिड्यूस कर दूंगा तो वो 0 थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फालतू स्टेप करने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही रोक दो प्रोग्राम को। मैं कह रहा हूँ यहीं पर ही रोक दो फिर प्रोग्राम को, अगर वो नेगेटिव बनना एक बार स्टार्ट हो गया। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझाया है। पिछले वाला क्वेश्चन अगर आप लोग रेफर कर सकते हो।
तो यहाँ पर क्योंकि जब मेरा नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया तो मैं चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा उसमें ऐड ना करे, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरे फालतू आइट्रेशंस बढ़ते जाएंगे, मेरे प्रोग्राम का टाइम बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं पहले ही 0 रिटर्न कर दे रहा हूँ कि अब पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला मतलब बेकार हो गया है, अब आप कुछ और ट्राई करो। और अगर आपके पास में सम की वैल्यू 0 आ गई तो आप तुरंत बोल रहे हो कि 1 रिटर्न कर दो भाई, तुरंत 1 रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पहले से ही एक सही सेट मिल चुका है, 1 और 2 का सम अगर आपको पहले ही 3 मिल रहा है, तो अगर आप इसमें कुछ भी जो चाहे वो नंबर आप ऐड कर लो, आपको वापस से जो सम होगा वो 3 नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें कोई भी नॉन नेगेटिव और ज़ीरो को हटा करके कोई नंबर को डालते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो, तो आपका सम 3 से एक्सीड हो जाएगा ना, 3 से उसका सम एक्सीड हो जाएगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है आपको। अब 1 और 2 जब आपके पास में मिल गया, जब इसका सम 3 के इक्वल आ चुका है, फिर आपके पास में जो गिवन सम, जो आपके पास में गिवन सम है, गिवन सम में से आप अगर जब इसको माइनस करोगे तो फिर ये आपको 0 मिल जाएगा। जब आपको 0 मिल गया तो आप आगे क्यों चेक कर रहे हो भाई, आगे मत डालो, बस इतने में ही रोक दो, आगे चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। और बाद में मैंने एक और चीज़ लिखी है, एक और चीज़, पर आपको ये सीक्वेंस ध्यान से देखना होगा। आपको इस सीक्वेंस में देखना है कि पहले मैंने सम को लिखा है, फिर मैंने सम को लिखा है, और लास्ट में मैंने इंडेक्स को लिखा है, यानी एन की वैल्यू को लिखा है। ऐसा क्यों मैंने किया होगा, आप सोच सकते हो क्या? कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, और इसका सही जवाब ये है कि मेरे पास में एन की वैल्यू साइमल्टेनियसली मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, एन की वैल्यू को 0 1 2 करते जा रहा हूँ। और जब मेरी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर ये बेस केस में फंसने वाला है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मेरे सम की वैल्यू कुछ हो, फिर बाद में मेरे पास में सम की वैल्यू कुछ कुछ मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर उसके बाद में मैं अगले स्टेप में उससे कुछ और सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जब मेरे पास में ये वाला केस हो, ये वाला केस, उस टाइम मेरे सम की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई हो, उस टाइम मेरे सम की वैल्यू भी 0 की इक्वल आ गई हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। जैसे मेरे पास में एक सेट गिवन है 1, 2, ठीक है, और इस सेट में अगर आपको गिवन सम दिया हुआ है 3, तो इस सेट में टोटल आइट्रेशंस कितनी होने वाली है? यहाँ पर 0 और 1 है ना, दो ही इंडेक्स है ना, यहाँ पे 0 और 1 आपके पास में दो इंडेक्स हैं, तो ये वाला सेट चल सकता है 0 से लेकर के 1 तक, और जो इसका बेस केस होगा, बेस केस होगा इसका 2, या फिर ये चल सकता है 1 से लेकर के 2 तक, जिसमें आपके पास में बेस केस हो जाएगा 3, और ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे चले 2 से लेकर के 1 तक और बेस केस हो जाए इसमें 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि चले 3 से लेकर के 2 तक, बेस केस हो जाए इसमें 1। ये सारी चीज़ आपको समझ में आई? कब आपके पास में बेस केस क्या हो रहा है, इतना आपको समझ में आया? कब लूप कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, लूप नहीं, हमारा रिकर्शन कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आई? यारी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, यारी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में 1 एम होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 2 हो जाएगा जिसका सम जो है आपके पास में 3 की इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ पर आपके पास में n की वैल्यू थी 0, यहाँ पर थी आपके पास में n की वैल्यू 1, और n की वैल्यू जब आपके पास में 2 हुई ना, n की वैल्यू जब आपके पास में 2 हुई तो आपके पास में टाइम आ गया इसको बेस केस में डालने का, यानी कि यहाँ पर डालने का। पर आपका जो सम है इस वाले केस में आपके पास में जो सम है वो भी आपके पास में गिवन सम की इक्वल आ चुका है। गिवन सम, ये आपका गिवन सम 3 की इक्वल आ चुका है, जी सम इज इक्वल्स टू 3। जब आपके पास में सम है 1 + 2, वो गिवन सम की इक्वल आ चुका है। तो इस केस में आपके पास में ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा, दोनों दोनों चीज़ें मतलब होनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं रिटर्न का यूज़ कर रहा हूँ, रिटर्न का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि या तो ये वाला हो जाएगा, ये पहले ही ऊपर कुछ वैल्यू भेज देगा, या तो अगर मैं इसको पहले लिखता, इसको अगर मैं पहले लिखता इसके, यानी कि यहाँ पे, तो ये वाला मेरे को पहले वैल्यू दे देता। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर ये तो रिटर्न 1 पे है,
यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो को देखो, सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो को मैंने गलती से पहले ऊपर वाले को कर दिया था, मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, ये येलो येलो वालों को। यहाँ पर मेरा रिटर्न इक्वल टू 1 है, तो मेरे को यहाँ पर 1 मिलना चाहिए था। अगर मैं इस वाले फंक्शन को, ये 1 फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, अगर मैं सेकंड वाले फंक्शन को पहले लिख देता तो वो मेरे को 0 रिटर्न कर देता, उस वाले केस से मेरे को 0 मिलता। अब देखो सीक्वेंस चेंज करने की वजह से अगर मैं इनको ऊपर नीचे कर दूं तो मेरे को 1 और 0 मतलब अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए सीक्वेंस में लिखना क्या करेक्ट सीक्वेंस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंस देखना कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीक्वेंस देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे पास में दोनों चीज़ें, दो हमारे पास में कंडीशंस और दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाए किसी सेट में। जैसे कि इस सेट में ये भी ट्रू हो जा रहा है, ये भी ट्रू हो जा रहा है, तो आप प्रायोरिटी किसको देना चाहते हो, आप प्रायोरिटी देना चाहते हो इसको, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। अब ऊपर वाले फंक्शन की जो सबसे टॉप वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन हो गई। तो पहली वाली जो कंडीशन है मेरी, ये भी मेरे को रिटर्न ज़ीरो ही कर रही है। जो लास्ट वाली कंडीशन है थर्ड वाली, वो भी मेरे को रिटर्न ज़ीरो ही कर रही है। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 1 को ऊपर लिखूँ या 3 को ऊपर लिखूँ, किस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, किसी भी चीज़ को मैं लिखूँ, मेरे को आंसर तो सेम ही मिल रहा है ना। तो इसलिए 1 और 3 के लिए आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर 2 और 3 के लिए आपको प्रायोरिटी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए होगे आप लोग कि आपको किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है। काफ़ी इन्फोसाइज किया है मैंने इस बात पे, बहुत रॉन्ग हो जाते हैं आंसर। तो अब हम लोग सबसे पहले एक एरे का पहले हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू थी हमारे पास में 0, n की वैल्यू थी हमारे पास में 3, n की वैल्यू थी 3। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, इंडेक्स की वैल्यू को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ और इंडेक्स की वैल्यू को पहले 0 कर दे रहा हूँ, फिर 1 कर दे रहा हूँ, फिर 2 कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में जब इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाए, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू मेरी n की वैल्यू की इक्वल हो जाए, तो मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न कर दो 0, रिटर्न कर दो आप 0, ठीक है। ये आपको बेस केसेस समझ में आ गए, तीनों बेस केसेस समझ में आ गए, पक्का आ गए। तो अब हम लोग मेन प्रोग्राम देखते हैं। मेन प्रोग्राम क्या है, जब हमारा जो सम है ना, जब हमारा जो सम है वो पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव चलने का ये मतलब है कि अभी भी आप सम में से किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि क्या वो बाद में हमारा सम 0 के इक्वल आ रहा है। 0 के इक्वल आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो भी मज़ा ही आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो गई मेरी सम इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पर मैं पहली चीज़ को लिख रहा हूँ, पहले फंक्शन को लिख रहा हूँ और उसमें ऐड कर दे रहा हूँ, दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है, उसमें दूसरा वाला फंक्शन ऐड कर दे रहा हूँ। ये वाली चीज़ काम कैसे कर रही है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप पहले सारी चीज़ें देख लो, एरे सेम टू सेम है, जो हमको मिल रहा था सेम टू सेम हम लोगों ने वही चीज़ भेजी। साइज़ के साथ हम लोग कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही है। सम के साथ में हम लोग तो भाई बदलाव करें, सम भी तो हमारे पास में सेम नहीं, सम के साथ में हमें बदलाव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई बदलाव हमको, भाई हमको बदलाव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सम को रिड्यूस कर रहे हैं ना हर बार। ये तो मेरे पास तो गिवन सम हो गया सबसे स्टार्टिंग में, फिर हम लोगों ने, ये तो पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप ओल्ड है जैसे ये, तो यहाँ पर आप ओल्ड ही रहने दोगे, पर ये आप न्यू कर दोगे, या फिर मैं कहूँ मॉडिफाइड। ये वाली चीज़ आपको याद है, ओल्ड और न्यू या फिर मॉडिफाइड। तो क्योंकि ओल्ड में, ऑड नहीं, ओल्ड वाले में तो हम लोग सेम टू सेम चीज़ पहले वाली रहने दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सम को कुछ भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं किया है। पर न्यू वाले में हम लोग किसी चीज़ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं इस स्टेप में। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ एडिंग अगर मैं 2 लिख दूँ तो फिर हम लोग सम में से 2 को रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है, सम में से 2 को रिड्यूस कर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सम माइनस एरे और उसकी इंडेक्स, इससे मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा। ये चीज़ तो आपको मालूम है ना, एलिमेंट कैसे मिलता है,
एरे और यहाँ पे इंडेक्स लिख करके आपको एरे का एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं इंडेक्स की वैल्यू को प्लस प्लस करते जा रहा हूँ। ये वाली चीज़ ही मैंने आपको समझा दी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को एक ही लेवल पे रखूँ। भले ही मेरे पास में ये वाला ओल्ड पहले भी हो, लेकिन पर मैं चाहता हूँ ये वाले ओल्ड का इंडेक्स अलग हो और ये वाले ओल्ड का इंडेक्स अलग हो। क्यों अलग हो? क्यों अलग हो? क्योंकि मैं बेस केस फिर आसानी से सबका मेज़र कर सकता हूँ। ओल्ड, ओल्ड, न्यू। बेस केस मैं सबका देख सकता हूँ कि भाई ये फिर कुछ बन जाएगा, ये भी फिर कुछ बन जाएगा। मैं बोल दूंगा कि जब मेरे पास में इंडेक्स किसी चीज़ की इक्वल आ जाएगा ना, तब आप स्टॉप कर देना। और आखिरी में जो भी चीज़ें बची हुई हो, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, जो भी चीज़ें बची हुई हो, उन सब को अब आप कंपेयर करो। उन सबको अब आप कंपेयर करो। अब हो गया भाई, बहुत नीचे आ गए सब लोग, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, अब बहुत नीचे आ गए। अब सबको कंपेयर कर दो, इस वाले इंडेक्स पे आ गया, अब बहुत हो चुका है। इसीलिए ही मैं हर बार इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं हर चीज़ को बराबर लेवल पे रख सकूँ और बेस केस आने पर मैं हर वैल्यू को बाद में कंपेयर कर लूँ। सारी नीचे की वैल्यूज़ को एक एक करके कंपेयर कर लूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। नहीं आए तो बता देना, फिर मैं इसकी एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये वाला चीज़ कैसे काम कर रहा है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप यहाँ पर देखो, ओल्ड, ये भी ओल्ड, ये न्यू, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी पुरानी वाली स्ट्रिंग ही है, तो मैं अगर मेरे पास में यहाँ पर एस थी तो यहाँ पर भी ये एस ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस को ऐसे ही रहने दिया है। पर यहाँ पर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे रहा हूँ न्यू वाली में, तो इसलिए मैंने एस में स्ट्रिंग प्लस ये वाली चीज़ बेसिकली है कि मैं स्ट्रिंग में एस में ऐड कर देता हूँ एरे का वो इंडेक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। मैं स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहा हूँ एरे का एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो नहीं ऐड होता, स्ट्रिंग तो आपके पास, एस तो आपके पास में स्ट्रिंग है, ये तो आपके पास में इंटीजर है, इंटीजर और स्ट्रिंग क्या ऐसे ऐड हो जाती है? ऐसे ऐड नहीं होती। उसके लिए आपको एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कोई भी इंटीजर लिख सकते हो, ठीक है। ये इस वाले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग। यहाँ पर है टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या है भाई? ये हमने पॉइंटर्स तो पढ़ा नहीं है, क्या है ये पॉइंटर्स क्या है? तो देखो ये कुछ नहीं है, एरे प्लस एन को, एरे प्लस एन का ये मतलब होता है, एरे प्लस एन का ये मतलब होता है एरे एन, ठीक है। बस इतना सा मतलब होता है इसका। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या पॉइंटर वॉइंटर लगा दिए, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है बाद में यही बनती है, जब हमारे पास में हम लोग ये वाली चीज़ को टाइप करेंगे ना, ये वाली चीज़ टाइप करने के बाद में जो हमारा कंप्यूटर होगा वो इसको यही बना देता है, और उसके बाद में ये वाली चीज़ सॉल्व होती है। मैंने ये वाली चीज़ को डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो एरे एन भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो ये स्टार ए आर आर प्लस एन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों से आंसर सेम आएगा। वो वाली चीज़ बाद में यही बन जाती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पुरानी वाली स्ट्रिंग में कुछ नहीं कर रहा, नई वाली स्ट्रिंग में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे पुरानी वाली स्ट्रिंग अगर मेरे पास में 1 थी, तो नई वाली स्ट्रिंग में मैं ऐड कर दे रहा हूँ 2 को। पुरानी वाली स्ट्रिंग मेरे पास से 1 थी, नई वाली स्ट्रिंग में मैं ऐड कर दे रहा हूँ 3 को। पुरानी वाली स्ट्रिंग मेरे पास में 1 2 3 इससे मैं ऐड कर दे रहा हूँ 3 को, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास में स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पर नंबर इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर मैं नंबर लेता तो सारे के सारे ऐड हो जाते, है ना। इसलिए मैंने हर चीज़ को यहाँ पे स्ट्रिंग में रखा है। आपको समझ में आया ये क्या हो रहा है? मैं बार बार 2 को ऐड कर रहा हूँ, 3 को ऐड कर रहा हूँ, वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है।
अब अब हम लोग वापस से चलते हैं इसके ट्री की तरफ, ठीक है, इसके ट्री की तरफ हम लोग चलते हैं। ये वाली चीज़ आखिरी बार मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, नेगेटिव आने पर अगर आप दोबारा से सॉल्व करोगे, दोबारा से कोई नंबर को ऐड करने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका स्टेप वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं उसको पहले ही रोक दे रहा हूँ, रिटर्न को ज़ीरो कर दे रहा हूँ कि अब मत सर्च करो प्लीज़, अब कोई फ़ायदा नहीं है सर्च करने का। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि अगर मेरे पास में सम अगर ज़ीरो हो ही चुका है तो आप वन रिटर्न कर दो और आगे मत प्रोसीड करना। इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज़ किया कि आगे मत प्रोसीड करना। अगर आप कुछ और एलिमेंट ऐड कर भी दोगे ना, तब भी, और एलिमेंट अगर आप ऐड कर दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो सम होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इस वाले स्टेप में रिटर्न कर दिया। और ये आ गया हमारे पास में आखिरी बेस केस। आखिरी बेस केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लास्ट तक पहुँच चुके हो, अगर आप लास्ट तक पहुँच चुके हो और आपको अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला है, कि ना ही इसका सम जो है वो मेरे पास में ज़ीरो के इक्वल है, ना ही इसका सम ज़ीरो के इक्वल है, ना ही इसका सम ज़ीरो के इक्वल, इसका भी सम ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इस वाली चीज़ का जो सम है वो भी नेगेटिव नहीं हुआ, इसका भी सम नेगेटिव नहीं हुआ, इसका भी सम नेगेटिव नहीं हुआ, इसका भी सम नेगेटिव नहीं हुआ, चारों चीज़ों का सम पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस केस में मैं बोल दूंगा कि भैया तुम और नीचे तो जा नहीं सकते हो, और नीचे तो तुम जा नहीं सकते हो, तो तुम यहीं पर ही अब रुक जाओ। अब तुमने जो करना था कर लिया जीवन में, ये पकड़ो जीरो अंडा और जाओ अपने पेरेंट के पास में, उनको बता देना कि भैया मेरे को जीरो अंडा मिला है, फेल हो गया है आपका बच्चा, ठीक है भाई साहब। तो मैंने इसको जीरो पकड़ा दिया, इसको भी ज़ीरो पकड़ा दिया, मतलब बेसिकली मैंने उन चीज़ों को ज़ीरो पकड़ा दिया जो लास्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन पर वो अभी भी कह रहे हैं कि मेरे को सॉल्व कर दो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और फिर भी कहते हैं कि मैम लास्ट 5 मिनट्स, उनकी कॉपी आप देखोगे तो पूरी कॉपी में कुछ नहीं किया होता उन्होंने, एक दो नंबर का क्वेश्चन किया होता है, फिर भी बोलेंगे मैम आखिरी 5 मिनट, जैसे आखिरी 5 मिनट में तो पता नहीं क्या तीर मार देंगे। वही वाली चीज़ ही यहीं पर ही हो रही है। यहाँ पर वही हो रहा है कि ये आखिरी तक पहुँच गए, पहले तो उन्होंने कुछ किया नहीं, पहले तो सम की वैल्यू कुछ बढ़ाई नहीं, अभी जब टाइम खत्म हो गया तो कह रहे हैं आखिरी 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट को हम लोगों ने बस कंडीशन लगा दी, कोई आखिरी 5 मिनट नहीं है भाई साहब, दो दो भाई, जितना हुआ उतना दे दो, तुम्हारे जीरो नंबर है, लो पकड़ो जीरो नंबर, अब निकलो यहाँ से, समझ गए, समझ गए। और आखिरी भी वाली चीज़ भी समझ गए, यहाँ पर मैंने रिटर्न का यूज़ किया है, यहाँ पर ऐड है, ठीक है, ये सब एक ही उसमें ही है, ये मत सोचना कि नीचे वाली लाइन है, ऐड हो रहा है ये वाली चीज़, और ये नीचे वाली चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ मैं सेम टू सेम यानी कि ओल्ड रहने दे रहा हूँ, और नीचे वाली मैं न्यू कर रहा हूँ या फिर मॉडिफाइड कर रहा हूँ। एरे को तो कुछ होगा नहीं, दोनों में सेम है, एन को कुछ होगा नहीं, दोनों में एन सेम है। सम की वैल्यू को मैं इसमें तो ओल्ड थी तो ओल्ड तो सेम ही रहेगी ना, तो उसको तो मैंने कुछ हिलाया नहीं, लेकिन पर इस वाले को मैंने डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू मैं चाहता हूँ इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि बेस केस में मेरे पास में इंडेक्स की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स की सेम रहे, इस स्टेप में जितने एलिमेंट्स हैं सबका इंडेक्स सेम रहे, ताकि मैं बेस केस में सबको एक साथ पकड़ लूँ, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पर सेम ही रहेगी क्योंकि ये तो ओल्ड वाला है ना, ओल्ड में तो स्ट्रिंग सेम ही है, पर न्यू वाले में ये वाले में ये इसमें स्ट्रिंग में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और बाद में सबको ऐड कर दे रहा हूँ। वापिस वापिस से हम इसके ट्री की तरफ चलते हैं अब। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास में सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि मैंने अभी तक मेरा जो सम है, सम अभी तक मेरा गिवन सम की इक्वल ही चल रहा है, जैसे कि गिवन सम मेरे पास में 3 था, तो यहाँ पर मेरे पास में सम इज़ इक्वल्स टू 3 चल रहा है। और यहाँ पे मेरे पास में मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर 1 को ऐड कर रहा, तो मैंने सम इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 2 कर दिया। यहाँ पर सम इज़ इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पर मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ ना, तो सम इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कर दिया। यहाँ पर मेरे पास मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, नहीं ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे सम इज़ इक्वल्स टू 2 का 2 ही रहने दिया। यहाँ पर मैंने सम इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कर दिया, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर सम सेम ही है 3, यहाँ पर मैं क्योंकि 3 को ऐड कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस सम में
3 को माइनस कर दे रहा हूँ तो मेरे को सम मिल गया 0, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ वाला मैं कर देता हूँ वापस से, सम इज इक्वल्स टू 2। ये वाला तो मेरा स्टेप सेम ही है, तो सम मैंने वापस से पुराना वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया। इस वाले में क्योंकि मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 कर दे रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव के आंसर देगा मेरे को 0। ये मेरे को यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 0, यहाँ से भी मिल जाएगा 0, यहाँ से भी मिल जाएगा 0, 0, 0, यहाँ से मेरे को 1 मिल जाएगा 1। फिर यहाँ पर ये वाला केस तक मैं पहुँचा ही नहीं, ये वाले केस तक भी मैं पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचा मैं? क्योंकि यहीं पर ही मेरे पास में रिटर्न 1 हो गया है। रिटर्न 1 हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा सम है, यहाँ पर जो मेरा सम है वो 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा सम है वो 0 के इक्वल आ चुका है। यहाँ पर पहले मेरे पास में सम 1 था, 3 में से मैंने 1 को माइनस किया तो फिर वो 1 बचा, 2 बचा। फिर 2 में से मैंने 2 को माइनस किया तो 0 हो गया, क्योंकि मैं 2 को ऐड कर रहा था तो ये वाला तो 2 हो गया जिसको मैं ऐड कर रहा था, और ये वाला 2 हो गया जो मेरा पहले वाला 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में सम 0 आ गया, तो फिर मेरे को पहले ही रिटर्न ट्रू हो गया है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे को पहले ही रिटर्न ट्रू हो ही चुका है, रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न 1 हो चुका है, तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये वाला स्टेप भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि बेस कंडीशन ट्रू हो गई ना। बेस कंडीशन जब ट्रू हो गई तो फिर ये वाले स्टेप क्यों होंगे? समझ गए ना आप लोग, ये वाले स्टेप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बेस कंडीशन में ये फंस गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, 0, 0, यहाँ पर 1 कर दिया, और इन सबको ऐड करने के बाद में मेरे को आंसर मिल गया 2, ठीक है। और ये जो मेरा फंक्शन है f, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास में 2, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा स्टार्टिंग में फंक्शन था इसकी वैल्यू मेरे को आ गई 2। थोड़ा और अच्छे से अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो हुआ क्या, यहाँ पर तो ये 0 ही है, यहाँ पर ये 1 ही है, और यहाँ पर भी ये मेरे पास में 0 ही है। अब इन दोनों का सम, इसने भी कुछ रिटर्न किया है वैल्यू, इस वाले फंक्शन को भी कुछ रिटर्न हुई है वैल्यू, इस वाले फंक्शन को भी फंक्शन 3 इज इक्वल, फंक्शन जिसमें स्ट्रिंग मेरा 3 है उसको भी कुछ वैल्यू रिटर्न हुई है। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। आपको याद है ना मैंने क्या लिखा था? रिटर्न में पुराना वाला फंक्शन लिखा था प्लस न्यू वाला फंक्शन लिखा था, पुराना वाला फंक्शन लिखा था प्लस न्यू वाला फंक्शन लिखा था। तो फिर मैंने इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, इनको ऐड कर दिया तो मेरे पास में इस फंक्शन की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 1 मेरे पास में, यहाँ से इसका 0 है, यहाँ पर इसका 0 है, तो 0 प्लस 0 ये भी 0, ये हो गया 0, और 0 प्लस 1 ये हो गया 1, इसकी भी वैल्यू होगी मेरे पास में 1। अब इस वाली साइड का हम लोग देखते हैं। इस वाली साइड में इसकी वैल्यू है 0, इस फंक्शन की, ये वाले फंक्शन की वैल्यू मेरे को मिल गई है, रिटर्न हुई हुई है 0, ये वाले फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हुई हुई है 0। तो इनको ऐड करने के बाद में, ओल्ड प्लस न्यू को ऐड करके इसकी वैल्यू भी मेरे पास में कितनी हो गई? 0 हो गई। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके मेरे पास में कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 + 1 को बाद में, 1 + 1 को मैं बाद में ऐड करूँगा तो मेरे को 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ इसको बुलाएगी, ये वाली चीज़ इसको बुलाएगी, ये वाली चीज़ इसको बुलाएगी, मतलब ओल्ड 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 चल रहा है। यहाँ से मेरे को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 0। फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ यहाँ पर आएगी, यहाँ से मेरे को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1। तो 0 + 1 मेरे पास में हो गया 1, ठीक है। तो रिटर्न में क्या कर रहा था? रिटर्न में मैं 0 + 1 ही कर रहा था ना। रिटर्न में क्या कर रहा था? 0 + 1, ओल्ड प्लस न्यू। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हो गई मेरे पास में 1। उसके बाद में क्या हो रहा है कि अब इसकी वैल्यू को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जाएगा ओल्ड पे जाएगा, ओल्ड की वैल्यू को फिर ये रिटर्न होगी कुछ 0। फिर उसके बाद में 2 3 पे आएगा हम लोग हमारा फंक्शन जो होगा वो 2 3 पे आएगा। फिर 2 3 पे आने के बाद में इसको वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 0,
क्यों रिटर्न हो जाएगी? क्योंकि हम लोग इंडेक्स के इक्वल आ चुके होंगे, एन की इक्वल आ चुके होगा, एन की इक्वल आ चुका होगा हमारा इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इस पूरे की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमारा इवैल्यूएट होगा ये वाली साइड का, ये वाली चीज़। फिर ये वाली चीज़ जब इवैल्यूएट हो जाएगी, फिर हम लोग आएंगे इसके ऊपर, फिर इससे हम लोग आएंगे इसके ऊपर, इससे हम लोग आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमको रिटर्न हो जाएगा ज़ीरो। फिर हम लोग वापस से आएंगे यहाँ पर 1 पे, फिर 1 से हम लोग आएंगे 13 पे, फिर 13 से हमको रिटर्न हो जाएगा ज़ीरो। फिर हम लोग वापस से जाएंगे 13 पे, फिर वापस से आएंगे हम लोग 1 पे, फिर 1 पर जाएंगे तो मतलब ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो लेकर के जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ हम लोग जाएगी यहाँ पे 1 और 2 वाली जगह पे। 1 और 2 क्योंकि बेस केस में फंस जाएगा सम इक्वल टू ज़ीरो होने की वजह से, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मेरे पास में 1। तो इस वाली चीज़ और इस वाली चीज़ का जो सम होगा वो ऐड हो जाएगा 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर बाद में यहाँ का जो 1 है और यहाँ का जो 1 है, ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है, सेम लेवल्स पर ही हो रही हैं चीज़ें, तो ओल्ड प्लस न्यू, तो यहाँ पे 1 = यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ गए? और मैं यहाँ पर चीज़ों को प्रिंट भी करता जा रहा हूँ। मैंने एक साथ इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एक तो मैंने कर दिया काउंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व, और काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर मैंने 2 जो कर दिया, ये तो काउंट वाला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा मैंने एक प्रिंट वाला क्वेश्चन भी कर दिया है जिसमें कि मैं 3 और 1 और 2 को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को ध्यान क्या रखना है कि जब मैं आखिरी में पहुंच जाऊं, जब मैं बेस केस पे पहुंच जाऊं, तो बस मेरे को अगर वो सम इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, सम इक्वल टू अगर ज़ीरो हो रहा है, तो फिर बस मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ आई को, या फिर अपनी स्ट्रिंग को, जो भी ऐसे है उसको बस मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन कर दिए, एक काउंट का भी क्वेश्चन कर दिया, एक प्रिंट वाला भी क्वेश्चन कर दिया मैंने। प्रिंट सबसेट, प्रिंट द सबसेट विच हैज़ सम इज़ इक्वल्स टू द गिवन सम, ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया, और काउंट वाला भी क्वेश्चन कर दिया। तो 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने कर दिए। एक और बार इसका कोड देखना है तो देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मेरे पास में एक एरे गिवन था, उसकी लेंथ ये सब। फिर उसके बाद में ये मेरे पास में बेस केसेस गिवन थे। बेस केसेस में मैंने बता दिया था ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। रिटर्न में मैं क्या कर रहा था, रिटर्न में मैं कर रहा था कि ओल्ड वाला फंक्शन प्लस न्यू वाला फंक्शन। ओल्ड वाले फंक्शन में मैं इंडेक्स को इंक्रीज़ कर रहा था क्योंकि मेरे को हर चीज़ को सेम ही लेवल में रखना था, इसलिए मैं इंडेक्स को इंक्रीज़ करते रहा था ताकि मैं हर चीज़ को बेस केस में एक साथ रख लूँ। स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर सेम टू सेम रहने दे रहा हूँ, स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, सम को यहाँ पर मैं रिड्यूस कर दे रहा हूँ, और मैं वेट करूँगा कि कभी ज़ीरो की इक्वल हो जाए या फिर मेरे गिवन सम की इक्वल हो जाए, ज़ीरो की इक्वल हो जाए मतलब। फिर उसके बाद में जब हो जाए तो फिर वो बेस केस में यहाँ पर आकर के फंस जाए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने। एक तो रिटर्न ज़ीरो करते जा रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो रिटर्न 1 करते जा रहा हूँ, तो उससे मेरे को इस फंक्शन की भी कुछ वैल्यू मिल जाएगी काउंट। और दूसरी चीज़ मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सी आउट भी कर दे रहा हूँ, प्रिंट भी कर दे रहा हूँ अगर वो वैलिड मेरे पास में सबसेट है तो, ठीक है, वैलिड सबसेट को प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले एक बार बताई थी कि अगर आपके पास में 12, 13, 14 है, इसका इंडेक्स 0, 1, 2 है, तो ये जाएगा 0 से 2 तक भी जा सकता है या फिर 3 से 1 तक भी जा सकता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये वाली चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना। फंक्शन शुड कॉल 3 टाइम्स, ठीक है। अगर मेरे पास में इंडेक्स में टोटल 3 एलिमेंट है, अगर मेरे पास में इंडेक्स टोटल 3 एलिमेंट है एक एरे में, तो फंक्शन को भी 3 ही बार बुलाना चाहिए, और चौथी बार जब वो बुलाएगा ना तो फिर वो बेस केस के लिए हिट होगा, बेस केस हमारा हिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप 0 से 2 तक चला लो तो 3 वाले में आपके पास में हिट हो जाएगा। अगर आप 3 से 1 तक चला रहे हो, 3 बार आपने चला लिया, तो चौथी बार यानी कि आई इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास में जो बेस केस होगा वो हिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में बेस केस हो जाएगा। इफ़ ये वाला बेस केस हो गया, ये भी मेरे पास में बेस केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वही वाली चीज़ को एक बार सॉल्व करके देखा था जिससे मैंने ये कंक्लूज़न निकाला हुआ है। तो इसको अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, वैसे इतना कुछ खास नहीं है ये। यहाँ पर मैंने बताया है कि n अगर मैं 3 ले रहा हूँ, इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो इंडेक्स वेरिएबल अलग से लिया था ना, इंडेक्स वेरिएबल अलग से जिसको मैं बार बार प्लस करते जा रहा था, ठीक है, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं n की वैल्यू को, ये जब मेरे को गिवन नहीं होगी ना,
एन की वैल्यू को बस मैं यूज़ कर रहा हूँ और एन की वैल्यू को मैं बार बार रिड्यूस करते आ रहा हूँ हर स्टेप में। और हर स्टेप में मैं कब तक रिड्यूस करते जा रहा हूँ, जब तक मेरा जो एन है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। तो उससे क्या होगा, मेरे पास में एक पैरामीटर मेरे को कम लेना पड़ेगा, वो इंडेक्स वाला, अगर मैं सम को ही बार बार रिड्यूस करते जाऊँगा तो वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से ही हो जाएगा, इसलिए उसको मैं अलग से बताऊँगा नहीं। आप ये लॉजिक मेरा देख सकते हो, लॉजिक में मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि मेरे पास में क्योंकि सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, तो फिर ये 3 ही टाइम चलना चाहिए, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं तो फिर 3 ही टाइम चलना चाहिए। एन की वैल्यू 3 है, तो फिर एक बार यहाँ पे चल गया, एक बार यहाँ पे चल गया, एक बार यहाँ पे चल गया, और चौथी वाली बार में ये बेस केस पे हिट हो जाना चाहिए। तो बेस केस मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। बेस केस मेरा 0 हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लिख दी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा बेस केस क्या है, 0 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे या ये कर दिया। स्टार्टिंग में मेरे को ये वाली चीज़ गिवन होगी, स्टार्टिंग में वाली चीज़ गिवन होगी, मतलब ये वाला मेरा फंक्शन होगा, ये 2 फंक्शंस को बुलाएगा, एक ये वाले फंक्शन और एक और फंक्शन होगा। फिर उसके बाद में ये वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, और इसमें मैंने अपडेट कर दिया एन की वैल्यू माइनस माइनस करके, n-1 करके। और उसके बाद में ये भी मेरे पास में दो और अलग फंक्शंस को बुलाएगा, 1 और 2। और फिर मैंने इस वाले फंक्शन को भी यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ वाले को भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखो, इस वाले तरीके से आप लोग ट्राई करके देखो। इसका आंसर मैं देखता हूँ मैंने लिखा कि नहीं। सो गाइस, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। अब इसको फटाफट से एक बार रीड कर लो। यहाँ पर मैंने वो काउंट सबसेट भी बना दिया, ये बना दिया, बस मैंने 3 ही पैरामीटर लिए, आप लोग देख पा रहे हो। अगर यही वाले 3 ही तो पैरामीटर हैं जो मतलब मेरे को ऑफिशियली गिवन थे। एक एरे का साइज़ ये तो दिया ही होगा, और एक सम ये भी दिया ही होगा। इसके बिना कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व, बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सम, मैं नए वेरिएबल बनाने की जगह पे मैं सम को रिड्यूस करते जा रहा हूँ, एन की वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहा हूँ, और ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख दी हैं कि सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिसकी भी वैल्यू 1 हो आप उसको ऊपर लिख दो, ताकि उससे होगा क्या, इनकी आपकी 1 वाली चीज़ जो होगी वो मिस नहीं होगी कभी भी। मान लो कि 2 कंडीशंस एक साथ जैसे कि ट्रू हो रही थी, जैसे कि ये वाली और ये वाली, तो उस वाले केस में आपका कभी भी ये 1 मिस नहीं होना चाहिए, वरना आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे हो कि मैं n की वैल्यू को इस बार रिड्यूस करते जा रहा हूँ, और दोनों में रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया बहुत बार कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक ही लेवल पे रहें। और सम की वैल्यू इसमें मैं वैसी की वैसी रहने दे रहा हूँ, पर इसमें मैं रिड्यूस करते जा रहा हूँ। और सम की वैल्यू जब मेरे पास में 0 आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है। सम की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तभी भी मैं खुशी हो जाऊँगा कि चलो एटलीस्ट ये फंक्शन ख़त्म तो हुआ। लेकिन पर इसमें मेरे को रिटर्न होगा 0 की मतलब इनवैलिड है। और ये वाली चीज़ को मैंने सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा है आखिरी में, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती हैं, लेकिन पर मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। अगर सम इक्वल टू 0 तो फिर मेरे को 1 मिल जाए, ठीक है। तो हो गया, समझ गए ना आप लोग, ओके।